अब हम समझेंगे गॉस लॉ क्या होता है और उसके एप्लीकेशंस क्या हैं। ठीक, तो पहले स्टेटमेंट समझेंगे। स्टेटमेंट गॉस लॉ कुछ इस तरह से कि कोई भी अगर क्लोज सरफेस है, कैसी क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है, कोई भी अगर क्लोज सरफेस है, मान लिया ये इस तरह की आपकी एक क्लोज सरफेस है और इसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अंदर आ रही हैं, कुछ बाहर जा रही हैं, ठीक, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं इससे अटैच्ड। तो गॉस लॉ ये कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स, अब नेट कैसे निकालेंगे, जो इनकमिंग होता है वो नेगेटिव होता है, आउटगोइंग होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक, कन्वेंशन समझ में आया आपको। इनकमिंग फ्लक्स ये कैसे डील किया जाता है, नेगेटिव। आप मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से निकालोगे तब भी वो नेगेटिव आएगा। ठीक, और जो आउटगोइंग फ्लक्स होता है वो कैसे डील किया जाता है, पॉजिटिव, वो होता है आपका पॉजिटिव। ठीक, कैसे नेगेटिव पॉजिटिव होता है वो समझ लो। जैसे मान लीजिए क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस में जो भी एरिया वेक्टर लिया जाएगा वो हमेशा सरफेस से बाहर की तरफ लिया जाता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और सरफेस से बाहर की तरफ, तो ये बनेगा एरिया वेक्टर। ठीक, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं और एरिया वेक्टर भी बाहर है तो जब आप इसका ई डॉट डी ए करोगे तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसीलिए आउटगोइंग फ्लक्स कैसा होता है, पॉजिटिव। लेकिन अगर इनकमिंग फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो अगर इस सरफेस का एरिया वेक्टर लेंगे तो एरिया वेक्टर तो हमेशा सरफेस के बाहर की तरफ होता है, क्लोज सरफेस है, तो ये बचेगा, अब ये बनेगा आपका एरिया वेक्टर। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर एंटर कर रही हैं तो जब आप इनके बीच का एंगल देखोगे तो ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, 180 डिग्री हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। और जब इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे ई डॉट डी ए तो ये कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो समझने वाली बात यह है कि गॉस लॉ जो है वो टोटल एक क्लोज सरफेस के लिए चलता है, क्लोज सरफेस के लिए। और क्लोज सरफेस से अगर हम नेट फ्लक्स निकालेंगे, मैथमेटिकली कैलकुलेट करके निकालेंगे या डायग्राम से जैसे भी निकालेंगे, उसमें होता क्या है, जो आउटगोइंग फ्लक्स होता है इट इज़ पॉजिटिव एंड इनकमिंग फ्लक्स इज नेगेटिव। और नेट फ्लक्स कैसे निकालेंगे, आउटगोइंग पॉजिटिव है और इनकमिंग नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव करके ऐड कर देंगे, नेट फ्लक्स आ जाएगा। ठीक, अगर मान लिया जितना फ्लक्स इनकमिंग है उतना ही अगर आउटगोइंग होगा तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। अगर आउटगोइंग ज़्यादा होगा तो नेट फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, अगर इनकमिंग ज़्यादा हो जाएगा तो नेट फ्लक्स नेगेटिव आएगा। तो नेट फ्लक्स कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी आ सकता है। तो गॉस लॉ ये कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स जो होता है वो उस सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज, नेट चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। Net flux passing through any closed surface is proportional to total charge present inside that surface। सिर्फ उसके अंदर वाले चार्जेस के नेट चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। अब नेट चार्ज कैसे निकालेंगे वो समझिए। मान लीजिए इसके अंदर कई सारे चार्ज थे, एक चार्ज था प्लस Q1, एक चार्ज था आपका माइनस Q2, एक चार्ज था आपका प्लस Q3, एक चार्ज था आपका माइनस Q4। तो जो नेट चार्ज होगा, इनसाइड चार्ज जो नेट चार्ज होगा वो एल्जेब्रिक सम होगा। नेट चार्ज कैसे निकालते हैं, एल्जेब्रिक सम। चार्ज के पास एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, एल्जेब्रिक सम होता है। तो नेट चार्ज हो जाएगा प्लस Q1 प्लस Q3 माइनस Q2 माइनस Q4, ये आएगा नेट चार्ज। अगर इन दोनों का सम ज़्यादा हो गया तो नेट चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, और Q2 और Q4 का सम ज़्यादा हो जाएगा तो नेट चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। तो उसी हिसाब से फ्लक्स, नेट फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेट फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है। और अगर इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर हो गया तो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, तो नेट फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से समझिए। किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स, एकदम याद हो जानी चाहिए आपको डेफिनेशन। किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो नेट फ्लक्स होगा वो उस क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना प्रेजेंट है उसके प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वो होता है 1/ε0। अगर मीडियम वैक्यूम है, कोई और मीडियम है तो हम क्या लिखेंगे, ε0 k कर देंगे, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ये है परमिटिविटी ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम ऑफ स्पेस। तो ये बन गया गॉस लॉ। नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q/ε0। Q क्या है, नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड दैट सरफेस। क्लियर। ठीक, अब इसका हम यूज कैसे करते हैं और इसमें एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हम समझ लीजिए, वो हम समझते हैं पहले। देखिए, जैसे मान लिया कोई भी क्लोज सरफेस ली, मान लिया मैंने एक सर्कुलर सरफेस ली है,
ठीक। और इस सरफेस से, इसकी सरफेस से पास होने वाला जो नेट फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, अंदर प्रेजेंट चार्ज, कई बार क्यू इन भी कहते हैं, कई बार क्यू एनक्लोज्ड भी कहते हैं, एनक्लोज्ड भी कई बार बुक्स में लिखा होता है, ठीक, कई बार क्यू नेट भी कह देते हैं, अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें वो समझनी है। देखिए, इस सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स, इस सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स सिर्फ इनसाइड चार्जेस पे डिपेंड कर रहा है, जैसे कि Q1 है आपका, माइनस Q2 है आपका, प्लस Q3 है। इस सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स सिर्फ अंदर वाले चार्जेस पे डिपेंड कर रहा है, बाहर वाले चार्जेस पे डिपेंड नहीं करेगा। Q4 पे डिपेंड नहीं करेगा, माइनस Q5 पे डिपेंड नहीं करेगा, प्लस Q6 पे डिपेंड नहीं करेगा, इन पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक ठीक, तो इंपॉर्टेंट बात क्या वो समझिए, नेट फ्लक्स सिर्फ अंदर वाले चार्जेस पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का आप नेट फ्लक्स फाइंड कर रहे हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर और बाहर सभी चार्जेस की वजह से होगा। ठीक है, बहुत ही क्रूशियल बात है, इसको आप चाहो तो लिख भी सकते हो। ठीक है, जो किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो नेट फ्लक्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले चार्जेस के नेट चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का वो फ्लक्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले चार्जेस और बाहर वाले चार्जेस सभी चार्जेस की वजह से होगा। जैसे मान लिया यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई का यहाँ पे हम फ्लक्स निकाल रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स होगा या पूरा जो नेट फ्लक्स होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो सिर्फ अंदर वाले चार्जेस पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये किसका होगा, तो ये सभी चार्जेस का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और सभी चार्जेस में अंदर वाले चार्ज और बाहर वाले चार्ज सभी शामिल होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। ठीक है, नेट फ्लक्स सिर्फ अंदर वाले चार्जेस पे डिपेंड करेगा, लेकिन जिस फील्ड का फ्लक्स निकाल रहे हो वो फील्ड इनसाइड और आउटसाइड सभी चार्जेस की वजह से होता है। तो आप चाहो तो आप इस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अपनी नोटबुक में मेंशन कर सकते हो। क्लियर, अब हम निकालेंगे कि गॉस लॉ की हेल्प से हम क्या क्या किस किस कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं इजीली। ठीक, तो इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो भी आप समझ लीजिए। यहीं पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गॉस लॉ की हेल्प से हम बहुत ही स्पेशल केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर पाते हैं। ठीक, बहुत ही स्पेशल केसेस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। ठीक, तो गॉस लॉ जो है वो यूजफुल जो है वो सिर्फ सर्टेन केसेस में है, लेकिन वो जो एप्लीकेबल है, एप्लीकेबिलिटी जो उसकी है वो हर तरह की सिचुएशन में, एप्लीकेबल एवरीवेयर बट यूजफुल ओनली इन सर्टेन केसेस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि गॉस लॉ की यूजफुलनेस हम कैसे चेक करते हैं वो समझिए। गॉस लॉ ये कहता है कि किसी भी सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक, तो अगर हम नेट फ्लक्स फाइंड कर सकें तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो स्टेटमेंट है ये हर सिचुएशन में एप्लीकेबल है, लेकिन नेट फ्लक्स फाइंड करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर पाना ये मैथमेटिकल डिफिकल्टी है। इसमें कुछ सिचुएशन में ये मैथमेटिकली इजी होगा, कुछ सिचुएशन में ये मैथमेटिकली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो हम कूलॉम्स लॉ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू चार्ज की वजह से जो होता है वो क्या होता है, क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, और किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का फाइंड करना हो तो हम छोटे से हिस्से का निकाल के इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कूलॉम्स लॉ से भी फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम गॉस लॉ से भी फाइंड कर सकते हैं। कूलॉम्स लॉ भी यूनिवर्सल है, हर तरह की सिचुएशन में एप्लीकेबल है। गॉस लॉ भी यूनिवर्सल है, हर तरह की सिचुएशन में एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल, यूजफुल नहीं है। यूजफुल इसलिए नहीं है क्योंकि जो मैथमेटिकल डिफिकल्टी है वो फिर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। कुछ सिचुएशन में तो मैथमेटिकल इजीनेस रहती है तो हम आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं, और कुछ सिचुएशन में मैथमेटिकली वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैथमेटिकल डिफिकल्टी है, ठीक है, कंसेप्चुअल इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। कंसेप्ट तो एप्लीकेबल है, बट उससे डेटा ड्राइव कर पाना, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सट्रैक्ट कर पाना वो मैथमेटिकली काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, काफ़ी आर्डुअस टास्क होता है। तो इसलिए हम उसको ये कहते हैं कि गॉस लॉ हर जगह एप्लीकेबल है बट हर जगह यूजफुल नहीं है। क्लियर, दो पॉइंट समझ में आए आपको। पहला पॉइंट ये था कि क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स अंदर वाले चार्ज पर डिपेंड करेगा, लेकिन जिस फील्ड का फ्लक्स है वो फील्ड सभी चार्जेस का होगा। दूसरा पॉइंट, गॉस लॉ जो है वो हर जगह एप्लीकेबल है, हर जगह करेक्ट है, इनकरेक्ट कहीं नहीं है। ठीक, लेकिन यूजफुल सारी जगह नहीं है। किन किन जगह यूजफुल है तो वो हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहला केस समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला केस समझने वाले हैं हम। फर्स्ट एप्लीकेशन है, सबसे सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज।
ठीक, इसको निकालने से पहले एक बात और डिस्कस मैं करूंगा इंपॉर्टेंट। जैसे हमने देखा कि गॉस लॉ हर जगह एप्लीकेबल है बट यूजफुल सिर्फ कुछ ही जगह है, तो किन किन जगह यूजफुल है गॉस लॉ उसके बारे में हम बात करेंगे। यूजफुल कब कब होगा वो हम समझेंगे। देखिए, गॉस लॉ है आपका फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो फ्लक्स हम इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालेंगे, ई डॉट डी ए ओवर ए क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस हम इस तरह से लिखते हैं सर्कल बना के, इंटीग्रेशन पे ऐसा सर्कल बना दिया तो इसका मतलब ओवर ए क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का हम फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं, इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो यूजफुलनेस के 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये है कि क्लोज सरफेस आपकी ऐसी होनी चाहिए जिस क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में एक सर्टेन एंगल हो। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको लिख लेने हैं कि गॉस लॉ कहाँ कहाँ यूजफुल है। तो पहला पॉइंट, जो भी हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, जो क्लोज सरफेस कंसीडर करेंगे, उस जिस पे हम गॉस लॉ लगाएंगे, क्योंकि गॉस लॉ है ही नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू नेट चार्ज प्रेजेंट इनसाइड दैट सरफेस। तो जो क्लोज सरफेस होगा जिसका नाम गॉसियन सरफेस भी होगा, वो सरफेस ऐसी होनी चाहिए ताकि उस सरफेस पे प्रेजेंट हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एक यूनिफॉर्म एंगल होना चाहिए, हर जगह एक सेम एंगल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे कुछ और है, इस पॉइंट पे एंगल कुछ और है, यहाँ पे मान लिया एंगल 30 डिग्री है, अगले पॉइंट पे एंगल 32 है, अगले पॉइंट पे एंगल 35 है, अगले पॉइंट पे एंगल 60 डिग्री है, कहीं कुछ एंगल है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा इस इंटीग्रेशन को सेटल कर पाना। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात क्या है, द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द गॉसियन सरफेस मस्ट बी सेम। उसका फायदा क्या होगा, ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो आसानी से सेटल हो जाएगा। तो इसको आप आसानी से क्या ले सकते हो, ई डी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा एक सर्टेन वैल्यू होगी जो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी, और कॉस थीटा आपका बाहर आ गया तो अंदर इंटीग्रेशन में सिंपली क्या बचेगा, ई डी ए। ठीक, तो पहला पॉइंट समझ में आया आपको। अब दूसरा पॉइंट ये है कि पूरी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है, अब तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बचा ना, डॉट प्रोडक्ट तो सेटल हो गया, अब सिर्फ मैग्नीट्यूड बचा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गॉसियन सरफेस ऐसी होनी चाहिए जिसके सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ताकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फैक्टर है वो भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाए। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी सेम एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द गॉसियन सरफेस। क्लियर? ठीक, तो ये ई भी आपका बाहर आ गया, तो अब इंटीग्रेशन में सिर्फ क्या बचा, डी ए। तो दो पॉइंट आपको समझ में आए। अब तीसरा पॉइंट, तीसरी कंडीशन क्या है यूजफुलनेस की। अब जब आप इंटीग्रेशन डी ए करोगे तो पूरे सरफेस के डी ए वो छोटे छोटे स्मॉल एरिया वेक्टर्स होंगे, उन सबको इंटीग्रेट करोगे तो ये तो नेट एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका, टोटल एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस आपको ऐसी कंसीडर करनी है जिसके टोटल एरिया का फॉर्मूला आपको पता हो, जैसे स्फेरिकल है, क्यूब है, सिलेंडर है, इस तरह के गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी है जिसके एरिया वेक्टर, जिसके टोटल एरिया का फॉर्मूला आपको पता हो। क्लियर? 3 पॉइंट समझ आए। पहला पॉइंट क्या है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक सर्टेन एंगल होना चाहिए, एक ऐसा एंगल होना चाहिए जिसकी वैल्यू आपको पता हो, एक सर्टेन फिक्स एंगल होना चाहिए हर पॉइंट के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा नॉन यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, पूरी सरफेस पे सेम ही होना चाहिए ताकि वो भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाए। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात, सरफेस ऐसी कंसीडर करनी है आपको ताकि जिसके एरिया का आपको फॉर्मूला कम से कम याद हो। तो ये 3 पॉइंट जब आपके वैलिड हो जाएंगे, ठीक है, तब हम कहेंगे कि गॉस लॉ अब जो है वो यूजफुल है, अब हम इस कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो ये तीनों पॉइंट्स हमेशा हम चेक करेंगे। ठीक है, गॉस लॉ लगाने से पहले, गॉस लॉ लगाते टाइम ये तीनों पॉइंट्स हमेशा चेक करेंगे कि ये तीनों फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और आपका इंटीग्रेशन सेटल हो जाएगा। क्लियर? तो करना शुरू करते हैं फिर। पहला एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज।